हमारे साथ जुड़े हैं सचिन चौधरी, बीजीटी के जो है चीफ एडिटर हैं और लोकसभा किराना का जो एक तरीके से परिणाम आया है, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सचिन चौधरी, बीजीटी के चीफ एडिटर। बारीकी बातों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा से कैराना लोकसभा सीट कैसे छिटक गई? भाजपा की क्या कमी रही है? भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या कमी रही है? या फिर इतने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों की जो भाजपा ने गँवाई है, उसकी क्या कमी रही है, क्या खामी रही है? किन कास्ट ने जो है इस तरीके से वोट को अपनी तरफ खींचा है, भाजपा से वापस लिया है? इन तमाम सवालों के साथ सबसे पहले हम अब सचिन चौधरी जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका। जी, सचिन चौधरी जी, हमारा पहला सवाल ये है कि कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन जो कैराना से हैं, नाहिद हसन की मौजूदा विधायक हैं, उनकी सिस्टर है और सांसद प्रदीप चौधरी सामने भाजपा से प्रत्याशी थे। अगर अनुमान की बात की जाए, बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ जो जैसे लल्लन टॉप जैसी मीडिया एजेंसियों ने सीधे तौर से कहा था कि यहाँ से भाजपा आगे चल रही है। ये आखिर क्या हुआ कि इकरा हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की? इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए शहजाद भाई, पहली बात तो आपने जैसे बड़ी एजेंसियों का ज़िक्र किया, तो एजेंसियों का क्या रिज़ल्ट रहा और जो एग्ज़िट पोल्स आ रहे थे, उनका क्या रिज़ल्ट रहा, वो तो आपने अभी देख ही लिया होगा 2 दिनों में कि कुछ चीज़ें जो हैं, वो जैसी दिखाई जाती हैं ज़मीन पर, वैसी होती नहीं है। एक बात तो ये है कि उन पर विश्वास हम नहीं कर सकते कि जो दिखाया गया है, वही सच है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि जो इकरा हसन चुनाव जीती हैं, ये 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में नहीं हुआ है। इसकी पटकथा 2022 में लिखी जा चुकी थी शहजाद भाई, जब विधायक नाहिद हसन जेल में थे और वो चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। उनकी माँ ज़िला बदर थी और खुद इकरा हसन जब आई थी, तो वो अपने परिवार को सँभालने के लिए आई थी, घर को देखने के लिए आई थी। उनका उस टाइम कोई मकसद राजनीति में जाने का नहीं था। लेकिन समय की माँग ऐसी रही कि उनको अपने भाई का चुनाव प्रचार कराना पड़ा। उस दौरान शहजाद भाई इकरा ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो लोगों से एक वोटर के तौर पर नहीं जुड़ी, बल्कि एक घर के सदस्य के तौर पर या उनके हमदर्दी के तौर पर जुड़ी। और जिस तरीके से जेल में रहकर उन्होंने अपने भाई को जितवाने का काम किया, उससे उनकी छवि पार्टी में भी बनी और क्षेत्र के लोगों के अंदर भी बनी कि किस तरीके से इकरा ने अपने भाई को जेल में रहते हुए चुनाव जितवाया। और जब वो चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली, तो उसी वक्त ये तय हो गया था शहजाद भाई कि 2024 का लोकसभा चुनाव इकरा हसन को ही लड़ाया जाएगा। तो उनको टाइम दिया गया और आप देखिए कि तभी से इकरा हसन पिछले 2 साल से लगातार चुनाव के मैदान में डटी हुई थी, लगातार जनता के बीच जा रही थी और जनता से कनेक्ट हो रही थी। तो ये पटकथा पिछले 2-3 साल से लिखी गई थी। पहला इसका जो आपने कहा कि क्या वजह रही कैराना में बीजेपी की हार की, तो सबसे बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव मैदान में उतरी इकरा हसन, वो पिछले 3 साल से सक्रिय राजनीति में थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा शहजाद भाई कि जो बीजेपी का संगठन है, वो पुख्ता तौर पर उस तरीके से काम कर ही नहीं पाया, जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए था। आप खुद देखिए, जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, वीरेंद्र सिंह के परिवार की क्या भूमिका रही। आप देखेंगे यहाँ पर कैराना में मृगांका सिंह लास्ट के टाइम एक दिन नजर आई। उसके अलावा आप गंगों में आ जाइए, कीरत सिंह गंगों में भी प्रचार करते रहे। इसके अलावा वो रामपुर में प्रचार करते रहे। हालांकि मुकेश चौधरी काफी अच्छा उन्होंने प्रदीप चौधरी का साथ दिया। धर्म सिंह सैनी की लास्ट में एंट्री होती है एक दिन पहले। सैनी समाज की नाराजगी, राजपूत समाज की नाराजगी, जातीय जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खेल चल रहा था शहजाद भाई, इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। जो जातियों में आपस में बंटने का खेल हुआ है, यानी कि जो बीजेपी का वोटर है वो जातियों में बंट गया। राजपूत इसलिए नाराज हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बातें हो रही हैं। सैनी इसलिए नाराज है कि धर्म सिंह सैनी को लास्ट में लाया जा रहा है। इसी तरीके से गुर्जर इसलिए नाराज था कि कहीं ना कहीं मनीष चौहान को टिकट नहीं दिया, तो कुछ लोग इस तरीके से नाराज थे। तो ये नाराजगी थी कुछ सांसद जी को लेकर के, जो छवि बनाई गई कि क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। ये तमाम फैक्टर रहे हैं और खासकर जो पोलिंग परसेंटेज होना, वो भी बहुत इसके लिए मेन फैक्टर रहा है। और शहजाद भाई, आपने चुनाव कवर किया, हमने चुनाव कवर किया है। लग नहीं रहा था कि बीजेपी के चुनाव को लेकर के लीडिंग हो रही है। आप पार्टी कार्यालय पर देखिएगा, प्रोग्राम कहीं लग नहीं रहे थे, ढंग से कोई मैनेजमेंट चुनाव में हो नहीं रहा था। तो जब जिले का जिलाध्यक्ष कहीं ना कहीं लीनियंट हो, तो फिर आप रिजल्ट से कैसे बेटर उम्मीद करेंगे शहजाद भाई? बिल्कुल, आपकी बात जो है ये बड़ी जो है
मजबूत है और पुख्ता है। जिस तरीके के हमने हमारे सूत्र है, वो उनके हवाले से हमें जो खबर मिली है कि कहीं न कहीं आप जो बात कह रहे हैं, चारों कोनों से लोकसभा की चारों कोने से कहीं न कहीं जो भाजपा के मजबूत कैंडिडेट होते हैं, जिनके हाथों में अच्छा वोट बैंक है, अगर वो मेहनत करते हैं, जैसे अपने इलेक्शनों में मेहनत वो करते हैं, जनता के पैरों में जाकर गिरते हैं और जनता की खुशामद करते हैं। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता सचिन जी के जिस तरीके से सांसद प्रदीप चौधरी की छवि एक तरीके से बहुत तरीके मजबूत नेता के तौर पे उभरी थी और कहीं इनको डर था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा इनको बड़ा चेहरा बना सकती है। कहीं ये तो डर नहीं था? देखिए, अगर आप पिछले प्रदीप चौधरी जी के अगर इतिहास को देखेंगे तो 3 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ईमानदारी की मिसाल प्रदीप चौधरी के लोग क्षेत्र में देते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, 5 साल काम करते हैं, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 5 विधानसभाएँ आती हैं उसके अंतर्गत और जहाँ तक विकास की बात है तो 2 साल हमने जब सांसद जी से बात की तो ये सब जानते हैं कि 2 साल करुणानिधि में चले गए। उसके बावजूद 5 साल में आपको 25 करोड़ मिलते हैं, जिसमें आपके 10 करोड़ तो 2 साल करुणानिधि में ही चले गए। 15 करोड़ में आप कितना काम करा सकते हैं? 10 लाख रुपए तो एक 100 मीटर की सीसी में लग जाते हैं। तो विकास कार्यों को लेकर के सांसद जी ने अपना पूरा बखान किया, जिसमें वो ममोर झील बनाने की बात करते हों या फिर रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करने की बात हो। शामली को पलायन का मुद्दा बनाया गया। देखिए आज शामली किस तरीके से हाईवे से चमचमा रहा है। तो हो सकता है शहजाद भाई लोगों को इस तरह की जो चीजें हैं ये पसंद ना आई हो, लेकिन कुछ चीजें रही हैं जो नेगेटिव रही हैं, जो पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाने की बात हो, संगठन के जो मंडल अध्यक्ष हैं या जो संगठन की रीढ़ है वो उस तरीके से काम ना कर पाई हो, या फिर जो टिकट मांगने की जो महत्वाकांक्षा लोगों में रही है, चाहे मनीष चौहान की हो, चाहे फिर मृगांका सिंह का नाम चला हो कि वो भी टिकट मांग रही हैं या और भी लोग टिकट मांग रहे थे। इन चीजों से कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। खासकर कैराना ही नहीं, आप शामली ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, आप मुजफ्फरनगर ले लीजिए। तो ये एक चीजें हैं और देखिए जब आप 10 साल सत्ता में रहते हैं कहीं न कहीं तो एक एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ बन जाती है। और ज़मीन पर जो कहा गया कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ों ने भी कहीं न कहीं एक नेगेटिव माहौल बीजेपी के खिलाफ बनाने का काम किया शहजाद भाई। जी, सचिन जी एक सवाल ये है कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, आरएलडी का गठबंधन हुआ था भाजपा से, तो जिस तरीके का वोट निकलना चाहिए था, जैसे शामली विधानसभा को आप ले लीजिए, वहाँ से वो वोट के मार्जिन से सांसद प्रदीप चौधरी को नहीं मिल पाया। इसके पीछे का कारण क्या आपको क्या लगता है? देखिए, शामली को सबसे ज़्यादा ये माना जा रहा था कि शामली में सबसे ज़्यादा लीड लेकर आएँगे प्रदीप चौधरी, 30 से 40 हज़ार वोटों से यहाँ पर जीतेंगे और कैराना और थाना भवन हो या फिर आप गंगो नकुड़ में से नकुड़ का ज़्यादा लग रहा था कि नकुड़ ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेंगे, तो उसकी पूर्ति शामली से हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप चारों में से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिज़ल्ट्स रहे हैं, वो शामली विधानसभा के रहे हैं, जबकि शामली ने अपना काम किया। अब सवाल उठता है कि जाटों की बात या फिर लोकदल के साथ आने की बात, उससे कितना प्रभाव पड़ा है? तो आप पश्चिम में देख सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है। कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट्स में इतना अंतर नहीं आया है। आप खुद देखिए चंदन चौहान के जो चंदन चौहान हैं बिजनौर से वो जीते हैं, सांगवान जीते हैं बागपत से। तो इतना अच्छे रिजल्ट्स की जो उम्मीद की जा रही थी लोकदल के आने के बाद, वो बीजेपी के लिए फेवरेबल इतना नहीं रहा है। अगर आप यही गठबंधन समाजवादी के साथ होता, तो शायद इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते। लेकिन आप 2022 के चुनाव में देखिएगा शहजाद भाई, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था, तो उस पहले चरण के चुनाव में पूरी जाट बेल्ट थी और जिसने जाटों का वोट, मुसलमानों का वोट एकमुश्त होकर के कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिलने का काम हुआ। लेकिन उसी क्षेत्र में बीजेपी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज वो वोट जब बीजेपी के साथ जाने की बारी आई तो बीजेपी के साथ नहीं गया। जाटों के गाँव में अगर आप देखेंगे तो पोलिंग परसेंटेज भी बहुत कम हुआ है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जयंत चौधरी का साथ आना बीजेपी के लिए फेवरेबल है, क्योंकि तीनों ही सीटें बीजेपी हार गई है। तो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि इतना फेवरेबल रहा नहीं है जयंत चौधरी का और जाटों का जो वोट था, वो उस हिसाब से नहीं मिल पाया है बीजेपी को। तो इसका मतलब ये है कहीं न कहीं आरएलडी का जो एक संगठन तौर पर काम करने का जो तरीका है, वो भी अपना वोट बैंक भाजपा को ट्रांसफर नहीं कर पाए। देखिए, जयंत चौधरी पिछले 5 सालों में जो अपनी इमेज को डेवलप कर पाए हैं, वो विपक्ष में रहकर कर पाए हैं। 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी ने जो इमेज अपनी बनाई थी, चाहे वो लाठी खाने की बात हो, उसको लेकर के लोगों के मन में ये आया कि हमारे चौधरी को लाठी मारी गई, बीजेपी तानाशाही कर रही है। तो उसके बाद जयंत चौधरी ने जिस तरीके से ग्राउंड बनाने की कोशिश की और अचानक से ये
फैसला आ जाता है कि जयंत चौधरी अब उसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं जो किसान विरोधी है, जिसको जयंत चौधरी खूब कोसते थे, खूब विधानसभा चुनाव में क्या-क्या नहीं कहा, चवन्नी के सिक्के, तमाम तरीके की बातें कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ। तो इस तरीके की बातें लोगों के मन में घर कर गई और आज भी अगर आप देखेंगे तो पारिवारिक तौर पर जाट जो हैं शहजाद भाई वो टिकैत परिवार को अपना आदर्श मानते हैं। पॉलिटिकल तौर पर अगर आप देखेंगे तो जयंत चौधरी को मानते हैं, लेकिन उनके लिए टिकैत परिवार बड़ा है आज भी। तो टिकैत का जहाँ इशारा होता है, वो उसी तरफ चलते हैं और टिकैत साहब का इशारा अगर आप देखेंगे तो वो पिछले 5 सालों में कहाँ रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जयंत उस तरीके से नहीं आए। अगर जयंत चौधरी शायद समाजवादी के साथ रहते तो रिजल्ट उनके लिए और बेहतर हो सकते थे। तो लोगों में नाराज़गी थी कि जिसके खिलाफ आप 5 साल तक अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहे, अपनी सियासत को चमकाते रहे, आज आप जाकर के मोदी जी के गले मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को हज़म नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से सांसद प्रदीप चौधरी को हराया गया, यही मान के चलिए हराया गया, वो भी भाजपा के कैडर बेस्ड सिस्टम ने उनको हराया। इस तरीके की जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है हमें, क्या बीजेपी सरकार बनने के बाद सांसद प्रदीप चौधरी को अकेला छोड़ देगी या फिर अपने संगठन पर शिकंजा कसेगी या नहीं? क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक संगठन तौर पर बहुत सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी मानती है। तो वो अपने आप में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है अब कि भाजपा अपने संगठन पर क्या कार्रवाई कर सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है शहजाद भाई, जब वो किसी को ऊपर चढ़ाती है तो उसका भी समय के अनुसार पता लगता है कि आपको कल मंत्री बनाया जा रहा है, कल आपका टिकट हो रहा है, कल आपको विधायक बनाया जा रहा है, एमएलसी बनाया जा रहा है। वो भी टाइम टू टाइम पता चलता है और जब आपको साइडलाइन किया जाता है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। बीजेपी का कैडर इतना मजबूत है कि वो अब इस बात का आंकलन करेगी कि कैराना में प्रदीप चौधरी अगर हारे हैं, तो क्या उनकी व्यक्तिगत हार है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर रहे हैं जिसमें प्रदीप चौधरी को जानबूझकर लोगों ने हराने की कोशिश की। ये तमाम फैक्टर होंगे और जो लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड में मेंटेन हो रहा है। किसने पार्टी के लिए सही काम किया और किसने गलत किया, ये सब रिकॉर्ड में मेंटेन होगा और ये बात आज आपको पता नहीं लगेगी, ये आपको अगले 5 वर्षों में पता लगेगी जब बीजेपी अपने कैडर को दोबारा रिवाइज करेगी, किसको जिलाध्यक्ष बनाना है, किसको आगे विधानसभा में 2027 में टिकट देना है, 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा, किसको टिकट मिलेगा। तो ये आप देखेंगे जो पार्टी के लिए ईमानदारी और वफादारी से काम करता है, जिसके लिए सिर्फ कमल का फूल महत्वपूर्ण है, वही पार्टी में आगे बढ़ता है। भाजपा की ये नीति और नियत रही है, जो पार्टी से ऊपर उठ करके बयान देता है या पार्टी से ऊपर उठ करके बात करता है, पार्टी उसको कभी महत्व नहीं देती। अब आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर ऐसे-ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनकी आप शक्ल भी नहीं जानते थे, जिनके आप नाम नहीं जानते थे। ऐसे लोगों को मंत्री, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिनका कभी नाम नहीं सुना। तो वफादारी का इनाम पार्टी ज़रूर देती है। अब देखते हैं जिसने वफादारी की है शहजाद भाई, उसको आगे पार्टी इनाम ज़रूर देगी। जैसे आप नाम ले रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का बहुत ज़्यादा जो है ज़िम्मेदारी बन जाती है पार्टी के उस सीट को निकलवाने की, यहाँ पर तेजिंदर निर्वाल है। क्या जिस तरीके की हमने खबरें मिल रही है कि यहाँ गुटबाजी चल रही है, अगर प्रदेश अध्यक्ष की भी बात करें, कहीं न कहीं आप मान रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका इसमें हो सकती है? तो क्या इस पे प्रदेश तक भी इसका असर है गुटबाजी का? देखिए शहजाद भाई, जो मैं चुनाव में मैंने सुना है, मैं वो बता रहा हूँ, मैं सत्यता की बात नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने सुना है कि तेजेंद्र निर्वाल मृगांका सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते थे और भूपेंद्र चौधरी से उन्होंने उसकी लाइजनिंग की थी। अब ऐसा नहीं हुआ तो ये कहा गया कि तेजेंद्र निर्वाल इस बात से नाराज हैं कि मृगांका सिंह का टिकट नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने इन सब बातों को नकारा है। पीछे पर्दे के पीछे से लोग बताते रहे कि नहीं, तेजेंद्र निर्वाल जो हैं वो प्रमुख तौर पर चाहते थे कि मृगांका सिंह चुनाव लड़े। लेकिन जब हम चुनाव में गए और हमने प्रदीप चौधरी के साथ तेजेंद्र निर्वाल को देखा तो वो पिछली श्रेणी में खड़े हुए नजर आए, जबकि वो जिला अध्यक्ष थे, वो जिले के कप्तान थे, उन्हें फ्रंट पर लेकर के चुनाव को लीड करना चाहिए था। बजाय उसके प्रसन्न चौधरी, आपने देखा होगा, बड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। शामली से विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आए, जबकि ये काम तेजेंद्र निर्वाल का था। तेजेंद्र निर्वाल के अंदर एक लीनियंसी हमने देखी, चुनाव के अंदर एक एनर्जी नहीं थी उनके अंदर काम करने की। और आप वीरेंद्र सिंह के परिवार को देखिए, तो वीरेंद्र सिंह के परिवार में मनीष चौहान ने घर पर भी बुलाया, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी गए, मान मनव्वल भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके शहजाद भाई मनीष चौहान एक दिन भी चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह नजर नहीं आए। बजाय इसके मनीष चौहान अमेठी चले जाते हैं, अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, कंगना रनावत के प्रचार में चले जाते हैं, लेकिन कैराना में कभी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह नजर नहीं आए। लास्ट के समय तो मृगांका सिंह को भी मैंने खुद फोन किया कि आप चुनाव में नजर नहीं आ रही हैं। तो
वो भी नजर नहीं आई। लास्ट के एक दिन सोमेंद्र तोमर के साथ बिजली मंत्री हैं भूरा कंडेला में वो देखी गई। तो ये तमाम चीजें रही हैं कि अंदरूनी जो पार्टी की कलह थी, इसने भी कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुँचाया। हालाँकि अनिल चौहान की तारीफ करनी होगी शहजाद भाई। अनिल चौहान ने जी। कैराना के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो तमाम लोग जो हैं मिलकर के चुनाव लड़वाने में उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा सचिन जी, एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से क्या भाजपा से सीधा जो है मुकाबला करना, अंदरूनी तौर पर बगावती तेवर दिखाना, क्या भाजपा ने इससे पहले हिस्ट्री में अगर बात की जाए भाजपा की, जो हिस्ट्री रही है नेताओं ने जिन्होंने बगावत दिखाई है, उस पर क्या कड़े एक्शन लिए हैं या नहीं लिए, या उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया? नहीं, समय-समय पर देखिए पार्टी भले ही ना आपको बताए कि आपके साथ क्या होगा या आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो त्वरित तौर पर इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आपको बताया जाता है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। अब जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, हो सकता है उसका खामियाज़ा उन्हें आने वाले वक़्त में भुगतना पड़े, लेकिन सियासत में कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं शहज़ाद भाई कि हर आदमी दूसरे को कुचल कर आगे जाना चाहता है। ये हमें देखना है, हमें अपनी कैपेबिलिटी को इतना मजबूत करना है कि दूसरा हमें कुचल ना सके। तो कुछ गलतियाँ हो सकता है कि हुई हों राजनीति में बीजेपी की तरफ से भी, और वो लोग जो चाहते हैं कि एक को कुचल कर आगे निकला जाए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं। बीजेपी में मुझे लगता है कि इसकी जगह नहीं है, जहाँ आप ये कहें कि हम पार्टी से हैं, पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के कैडर में नहीं चलती हैं। यहाँ तो भारत माता की जय बोलनी होगी और कमल के फूल के साथ चलना होगा। जो आदमी संगठन के काम करेगा, जो पार्टी के सिंबल के साथ काम करेगा, पार्टी उसे आगे बढ़ाती है शहज़ाद भाई। और देखिए इकरा हसन का मैं 1 मिनट में ज़िक्र करूँगा कि इकरा हसन ने अगर इस चुनाव में देखें तो मुसलमानों में कम जाकर के वो हिंदू गाँव में भी गई हैं, जी, गुर्जरों जी, के जी। बीच भी गई हैं। इकरा हसन पहले नाम होता था, लेकिन अगर आपने उनके बोर्ड देखे हों जो चुनाव में लगे थे, वो इकरा चौधरी लगाया गया। यानी कि इकरा हसन ने मुस्लिम गुर्जरों से हटकर भी अपने आप को हिंदू गुर्जरों से अपना तालमेल, अपना भाईचारा और अपनी जो इतिहास की बातें हैं, वो बताने की बात की कि प्रदीप चौधरी अगर गुर्जर हैं, तो मैं भी गुर्जर हूँ। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि चाहे गंगेरू के प्रधान रहे हों, चाहे आप अतिरिक्त प्रधान ढूढ़ार के, इतने तमाम लोग हैं जो उनके साथ जुड़े। तो ये एक सिस्टम रहा है जहाँ वो गुर्जरों को भी साथ जोड़ने में कामयाब रही। राजपूतों की नाराज़गी को उन्होंने अपने साथ लाने में सफल रही। चौधरी परिवार का बड़ा रोल रहा। इसके अलावा राजपूतों की जो नाराज़गी थी, सैनी समाज के अंदर जो नाराज़गी थी, क्योंकि 33,000 से नकुड़ विधानसभा का हारना अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित है। 18,000 से गंगों का हारना बहुत हैरानी वाली बात है। यही 2 ऐसी सीट थी शहज़ाद भाई जहाँ पर लेकिन बीजेपी एक को एक उम्मीद थी। आपको बीच में ब्रेक में सॉरी माफ़ करिएगा जी, कि जी, जी। गंगों में जिस तरीके से किरत सिंह ने डिप्टी सीएम शामली में आए थे, वहाँ से एक बात कही थी, गंगों में एक बात कही थी, 1.5 लाख पार से हम यहाँ से जिताएँगे। ये क्या विधायक की कुछ खामी रही है किरत सिंह जी की, या क्या मामला रहा है गंगों का? देखिए, गंगों में चौधरी परिवार भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप उनके हिंदू पोलिंग बूथ उठा करके देखेंगे गाँव में, तो उनके जो जो चौधरी परिवार से जुड़े हुए जो समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं इकरा हसन की वोट डलवाते हुए नज़र आए। अगर आप छोटे-छोटे आंकड़ों में भी इन चीज़ों को देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक बैठता है। दूसरा, गंगों में जो राजपूत बेल्ट है ननौता क्षेत्र की, उसकी नाराज़गी की वजह से भी गंगों को हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप नकुड़ में आएँगे, तो नकुड़ में 33,000 से हारने का मतलब ये है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं, उनकी नाराज़गी प्लस जो सैनी समाज की नाराज़गी है, उसकी वजह प्लस जो इनमें गुर्जर जो नाराज़ थे। ये तमाम जो इतना बड़ा जो एक मार्जिन बना है, ये अलग-अलग जातियों को मिलाकर के बना है, जो बीजेपी का कोर वोट है, शहज़ाद भाई। अच्छा ये एक सवाल है, ये खड़ा हो रहा है, जो सांसद प्रदीप चौधरी की छवि रही, अब से पहले किसी को उन्होंने बुरा भला नहीं किया, जो उनके समर्थक बात हमसे बोल रहे हैं कि उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। तो क्या ऐसे इंसान को भाजपा साइड में लगाएगी हारने के बाद, या कोई वो माँग कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए अगर सरकार बनती है? क्या आपके पास भी इस तरीके का सोर्स पहुँचे हैं? देखिए, ये कहना कि अभी सांसद से चुनाव हारे हैं, तो आपको कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, एकदम से नहीं होता है। क्योंकि अगर आप बड़े चेहरों को देखें जो विधानसभा में हारे थे, सुरेश राणा थे, वो संगठन में भी टिकट माँग रहे थे कि संगठन में एडजस्ट हो जाएँ। फिर और भी एमएलसी बनने की बात हो कि एमएलसी बनाकर सुरेश राणा को मंत्री बनाया जाएगा, इतना बड़ा चेहरा थे, तो उनको नहीं बनाया गया। इसके अलावा आप संगीत सोम को देखेंगे, वो चुनाव हार गए थे, तो उनको भी कहीं जगह नहीं मिली। राघव लखनपाल शर्मा पिछला चुनाव हारे थे सहारनपुर से, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको कहीं जगह मिलेगी, तो उनको भी जगह नहीं मिली। मृगांका सिंह एमएलसी के लेकिन लिए ट्राई कर लेकिन रही थी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अब बनता है, जो लोग छवि की बात जो कर रहे हैं, इन नेताओं की छवि के बारे में लोग अलग-अलग की बात करते हैं, लेकिन अब से पहले किराना लोकसभा के जो नेता हैं सांसद प्रदीप चौधरी, इनकी छवि के बारे में अलग बातें चलती है कि ये इस तरीके की गड़बड़ी में या पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जाते नज़र नहीं दिखाई दिए कभी।
इस तरीके की चीजें नहीं, हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जब जब पार्टी को ज़रूरत पड़ी है प्रदीप चौधरी की, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पार्टी का साथ देने का काम किया है। ईमानदारी में उनकी बहुत अच्छी छवि है, पार्टी में उनकी छवि एक नंबर है, इसलिए उनको दोबारा टिकट भी हुआ है। तमाम विरोध के बाद मोदी जी ने उनका टिकट किया, तो कहीं न कहीं उनकी छवि पार्टी में बहुत अच्छी है, ईमानदारी की छवि है। तो उसका रिज़ल्ट ने जो है वो दिखा है जब उनका टिकट हुआ है। और प्रदीप चौधरी जैसे लोग बीजेपी की सियासत में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर अब नहीं तो आगे हो सकता है कहीं विधानसभा के चुनाव में, कहीं एमएलसी के चुनाव में, कहीं राज्यसभा में, इस तरीके के यदि आदमी प्रयास करता है तो कुछ ना कुछ उनको सफलता ज़रूर मिलती है। अब राजनीति है, इसमें कब किसका सिक्का पलट जाए शहज़ाद भाई कुछ कह नहीं सकते। अंतिम सवाल ये है, आपने एक चेहरे का नाम लिया, सुरेश राणा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वो अपनी कास्ट को कैसे नहीं समझा पाए, इतने बड़े नेता होने के कारण और संगठन में इतना मजबूत उनकी पकड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कास्ट को वो क्यों नहीं इधर ट्रांसफर करा पाए? देखिए, मैं तो ज़्यादातर बात करूँगा सिर्फ़ थाना भवन की। थाना भवन का ही मैं ज़िक्र करूँगा क्योंकि वो थाना भवन से विधायक रहे हैं। तो थाना भवन में अगर आप देखेंगे तो हार-जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं रहा है, सिर्फ़ 500-600 का ही अंतर है। तो सुरेश राणा की तो तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने थाना भवन जैसी सीट पर इतना कम मार्जिन रखा, नहीं तो ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे थे कि राजपूत ज़्यादातर एंटी जाएँगे। लेकिन थाना भवन में आपको देखेंगे रिज़ल्ट तो राजपूतों ने इतना खिलाफ वोट नहीं दिया है। वहाँ के लोगों ने सुरेश राणा पर विश्वास करते हुए पार्टी के साथ रहे, सुरेश राणा के साथ रहे। लेकिन बाहर का मैं नहीं कह सकता कि सुरेश राणा का कितना बड़ा प्रभाव था, वो तो आपको पता है। लेकिन मैं तो थाना भवन का ज़िक्र करूँगा कि थाना भवन में काफ़ी हद तक सुरेश राणा बीजेपी के लॉस को सँभालने में कामयाब रहे हैं। वो उनके लिए बड़ा पॉज़िटिव साइन रहा है सुरेश राणा के लिए। आपने वक़्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई आपका। ये थे हमारे साथ सचिन चौधरी, बीजीटी के चीफ एडिटर, और जो किराना का विश्लेषण ये करते हैं, बारीकी तौर से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सीट भाजपा ने यहाँ से गँवाई, संगठित तौर पर संगठन में क्या खामी रही और बड़े स्तर के नेताओं में क्या गलती उन्होंने की। ये तमाम चीज़ें के सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिए। देखते रहिए आप एनडीटीवी को और ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर सोशल जस्टिस नेटवर्क को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।